Hello everyone, let's continue where we left. And we have already completed till section number 20, section number 30, I guess. Let's continue from section number 31 to section number 35. What section number 31 says, समन्स टू विटनेस, विटनेस को कैसे बुलाया जाएगा। इसमें डायरेक्ट मेंशन नहीं है कि विटनेस को कैसे बुलाया जाएगा, बट हाँ, जैसे डिफेंडेंट को बुलाया गया था जैसे डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा वैसे ही विटनेस को भी बुलाया जाएगा। सेम प्रक्रिया जो होगी वो सेम रहेगी। द प्रोविजंस इन सेक्शन 27, 28 एंड 29 शैल अप्लाई टू समन्सेस टू गिव एविडेंस, या तो एविडेंस देने के लिए या फिर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, कोई अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए समन जो है विटनेस को उस तरीके से किया जाएगा जैसा कि सेक्शन 27, 28 और 29 में मेंशन है। अब सेक्शन 27 क्या कहता है कि विद इन 30 डेज, सी विद इन 30 डेज जो है डिफेंडेंट को नोटिस सेंड करना है, समन सेंड करना है। ठीक है, तो विटनेस को भी जिस डेट पे डिस्कशन होगा कि हाँ इस विटनेस की रिक्वायरमेंट है और ये जो विटनेस है इसी के पास ये डॉक्यूमेंट है, या इसी को इस चीज़ की जानकारी है, तो उसको विद इन 30 डेज समन भेजा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला चीज़ ये। सेक्शन 28 क्या कहता है, जो समन विटनेस को भेजा जाएगा वो अगर दूसरे जुरिस्डिक्शन में रहता है, दूसरी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहता है, तो उस कोर्ट की उस एरिया के लॉ को फॉलो करते हुए उसको जो है नोटिस जो भेजते टाइम ये देखना चाहिए, ये देखना पड़ेगा कि लैंग्वेज का कोई इशू ना अराइज हो। फॉर एग्जांपल एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सेक्शन 28 कि हिंदी लैंग्वेज यूज़ हो रहा था कोर्ट नंबर ए में, और उसको नोटिस सेंड करना था कोर्ट नंबर बी में जहाँ पे बांग्ला यूज़ हो रहा था। तो वहाँ पर या तो अगर बांग्ला हिंदी एक्सेप्ट करती है तो हिंदी नोटिस सेंड होगा, अदरवाइज इंग्लिश करती है तो इंग्लिश नोटिस सेंड होगा। हिंदी और इंग्लिश, या फिर हिंदी, जो हिंदी एक्सेप्ट कर ले तो वहाँ पे हिंदी, और जो हिंदी नहीं एक्सेप्ट करे तो वहाँ पर हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई सा भी ट्रांसलेशन, दोनों में से किसी का भी सुटेबल हो जाएगा, दोनों में से कोई तो एक्सेप्ट करेगा ही। ठीक है, सो सबसे पहला सेक्शन नंबर वी वर डिस्कसिंग सेक्शन नंबर 31। 27 क्या कहता है कि विद इन 30 डेज विटनेस को समन जो है इशू कर देना है, समन सेंड कर देना है। 28 कहता है कि कोई इशू राइज नहीं होना चाहिए लैंग्वेज के रिगार्डिंग कि समझ में ना आए उस कोर्ट को जहाँ की जुरिस्डिक्शन है या फिर विटनेस को, तो उसके लिए ट्रांसलेशन कॉपी भी सेंड कर देना। 29 क्या कहता है, 29 कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे एरिया में सीपीसी एप्लीकेबल है। अब हमारे एरिया में कोई विटनेस रहता है और फॉरेन कोर्ट चाहता है इस विटनेस को बुलाने के लिए, तो वो बुला सकता है या इस एरिया के विटनेस को, और जैसे वो डिफेंडेंट को बुलाएगा। ठीक है, और जो कोर्ट डिफेंडेंट को बुला सकते हैं, जो कोर्ट मान लो कि नॉन सीपीसी कोर्ट्स हो गए, या फिर कोर्ट्स विच इज़ एस्टेब्लिश्ड इन अब्रॉड हो गया, या फिर हमारा इंडिया का ही कोर्ट जो अब्रॉड में एस्टेब्लिश है वो हो गया, दूसरा हो गया। और तीसरा किसी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन है तो हमने स्पेशली मेंशन किया है कि हाँ ये जो कंट्री है अगर समन इशू करती है तो कोऑपरेट किया जाएगा। तो वो था, ये तीन टाइप के कोर्ट थे। तो 29 भी वही कह रहा है कि ये तीनों टाइप के कोर्ट जो है विटनेस को भी बुला सकते हैं। ठीक है, द प्रोविजंस इन सेक्शन 27, 28 एंड 29, ये जो प्रोविजन है जो सेक्शन 27, 28 और 29 में मेंशन है, यही अप्लाई होंगे समन्स टू गिव एविडेंस, एविडेंस देने के लिए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर कोई अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो दिस वाज सेक्शन नंबर 31। 2 लाइन का है लेकिन कितना लंबा है, क्योंकि इसमें कवर अप हो जाता है ना सेक्शन 27, 28 और 29, फिर से रिवीजन हो जाती है इसकी। सेक्शन नंबर 32, व्हाट सेक्शन नंबर 32 सेज, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। अगर इन केस कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया कि आपको आना है और आप नहीं आते हो, कोर्ट ने आपको समन इशू किया, आपको बुलाया, बट यू इग्नोर दैट समन, और आप अनदेखा करते हो उस समन को और नहीं आते हो, देन इन दैट केस व्हाट कोर्ट कैन डू विद यू,
उसके रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 32, द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, कोर्ट किसी भी व्यक्ति को बाधित कर सकता है कोर्ट में आने के लिए, टू होम समन हैज़ बीन इशूड, जिसको समन इशू हुआ है अंडर सेक्शन 30, सेक्शन 30 के 30 में, जो कि डील करता है विटनेस से रिलेटेड, एंड फॉर दैट पर्पस में, और उसके लिए इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट, अगर वो विटनेस नहीं आता है, अनदेखा करता है, तो उसके उसके नाम पे वारंट इशू कर देगा। वारंट इशू बेसिकली मीन्स कि उसको कस्टडी में ले लेना, ठीक है, कि ये पर्सन चाहिए ही चाहिए, कोर्ट को चाहिए, और तो फिर पुलिस जाएगी और उसको कस्टडी में ले लेगी। सो दैट इज वारंट इन वेरी बेसिक लैंग्वेज। बी इज अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी, इन केस नहीं आता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको भी अटैच करके सेल किया जा सकता है। प्रॉपर्टी में इमूवेबल मेंशन नहीं है, तो इट कैन बी मूवेबल और इमूवेबल, कोई सा भी हो सकता है दोनों में से। क्लॉज सी सेज इम्पोज अ फाइन अपॉन हिम, उस व्यक्ति पे फाइन लगाया जा सकता है जो नहीं अपीयर होता है, नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, जो कि 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लॉज डी सेज ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, कोर्ट उसको ये बोल सकता है कि अपनी अपीयरेंस के लिए कि आप कोर्ट में आओगे, ठीक है, एक सिक्योरिटी बॉन्ड जो है उसको फील करवा सकता है कि इन केस अगर आप नहीं आए, आपने ब्रीच कर दिया, आपने बोला कि आप आओगे और आप नहीं आए, तो आपने जिसकी सिक्योरिटी दी थी या जिस व्यक्ति ने आपकी सिक्योरिटी ली थी कि हाँ मैं अज्योर करता हूँ कि ये व्यक्ति आएगा, या फिर कोई चीज़ उस व्यक्ति ने जो कि विटनेस है और जो नहीं आना चाह रहा है, उस व्यक्ति ने कोई चीज़ रखी हो कोर्ट में और कहा हो कि अगर मैं नहीं आया तो आप ये जो चीज़ है मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप रख सकते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं आऊँगा, वो चीज़ तो काइंड ऑफ सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी हो गई, तो कोर्ट उसे कह सकता है कि एक सिक्योरिटी जो है फर्निश कर दो कि हमें श्योरिटी मिल जाए कि आप आओगे, और नहीं आता है तब भी तो उसके अलावा सिविल प्रिजन में भी उसको डाला जा सकता है। सिविल एंड क्रिमिनल प्रिजन दोनों अलग अलग होते हैं। सिविल जो पैसों से संबंधित मामलों में जो कन्विक्ट होते हैं उसको सिविल प्रिजन में सेंड किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 33, जजमेंट एंड डिक्री। द कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड, कोर्ट क्या कर सकता है जब केस उन्होंने सुन लिया हो, सेल प्रोनाउंस जजमेंट, वो जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे, एंड ऑन सच जजमेंट अ डिक्री सेल फॉलो। सिविल केसेस की बात हो रही है ये, कि कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस सुनवाई के बाद एक जजमेंट इशू करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट जजमेंट एक डिक्री भी उसके बाद आएगी, जजमेंट के बाद। अब judgment is mentioned in section 2 subsection 9 that we have already discussed in our previous video. So section 2 subsection 9 में judgment की definition है, और section 2 subsection 2 में डिक्री की डेफिनेशन है। डिफरेंस क्या होता है दोनों में मोटा मोटा? जजमेंट जो होता है वो एनालाइज करता है, डीप एनालाइज होता है कोर्ट का, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन होती है, कोर्ट का ओपिनियन होता है कम्प्लीटली, कि कैसे कैसे क्या फैक्ट्स जो रहे होंगे कैसे रिलेवेंट रहे होंगे, कौन से लॉ जो है उस पर बाउंड होते हैं, कैसी चीज़ें वर्क करती हैं, कैसी चीज़ें वर्क होनी चाहिए, दुनिया भर की एक्सप्लेनेशन चीज़ें जो होती इंपॉर्टेंट होती है वो मेंशन होती है जजमेंट में। डिक्री में क्या होती है? डिक्री में ये कि कौन सी पार्टी जीती है, उसको क्या ऑर्डर यू क्या उसको कंपनसेशन में उसको क्या मिलेगा, कौन सी पार्टी हारी है, और ये एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उस पार्टी को, जो पार्टी जीती है उसको जो हारने वाली पार्टी है वो कैसे उसको वो अमाउंट देगी या फिर वो प्रॉपर्टी देगी। दोज आर द थिंग्स जो राइट एंड लायबिलिटीज़ जो बेसिकली बनती है आफ्टर विनिंग आफ्टर व्हेन अ पार्टी विन द केस, तो उसके बाद जो वो पार्टी की जो राइट बन जाती है वो राइट बेसिकली मेंशन होती है डिक्री में। सो जजमेंट में कंप्लीट ओपिनियन, और डिक्री में कि क्या क्या कौन जीता, और क्या अब ऑब्जेक्टिव है उस जीतने के बाद उन पार्टियों का, कि अब कौन किसको क्या मिलेगा। सो दैट थिंग, सो ये भी एक लाइन का 1.5 लाइन का डेफिनेशन है, बट लंबा है। नाउ सेक्शन 34 थोड़ा लंबा है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं।